नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर। अभी तक हम लोगों ने 2025 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और 2024 का सेट 1 भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। 2024 के सेट 2 में पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज उसके आगे सेट 2 का दूसरा पार्ट आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श मीटर और आदर्श वोल्टमीटर, मीटर और वोल्टमीटर पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर से मीटर में बदला होगा और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में बदला होगा। फिर कह रहा है कि मीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। सबसे पहले दोनों का प्रतिरोध लिख देते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर को कैसे बनाते थे, याद है कि नहीं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी को जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, दोनों साथ में कर देते हैं। आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कैसे किया था। गैल्वेनोमीटर होता था, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जो कि बहुत छोटा प्रतिरोध होता है, हम जोड़ते थे तो ये अमीटर बन जाता था। गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा आपने। गैल्वेनोमीटर से अमीटर में बदलने के लिए क्या करते थे, इसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ते थे। संट प्रतिरोध बहुत छोटा सा प्रतिरोध होता है, तो जैसे 0.5 ओम, 0.4 ओम, इस तरीके का संट प्रतिरोध। अब जब देखो, गैल्वेनोमीटर का कुछ प्रतिरोध होगा और कुछ शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जुड़ा है, और समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध जोड़ते हैं तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध आता है वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा आता है। तो जैसे ये मान लो 0.5 ओम का हमने प्रतिरोध जोड़ दिया, ये 0.5 ओम का, तो अब जो इसका तुल्य प्रतिरोध, पूरे अमीटर का तुल्य प्रतिरोध होगा, वो 0.5 ओम से भी कम होगा। ठीक है, जीरो तो नहीं होता, क्योंकि वैसे आदर्श की बात कर रहा है, आदर्श कोई चीज होती नहीं है यहाँ पे। लेकिन आदर्श का मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट काम करे, परफेक्ट का मतलब ये यहाँ पे अमीटर होना क्या चाहिए। क्यों समांतर क्रम में इसको जोड़ते अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। जैसे मान लो हमें, हमारे पास एक सर्किट है, इसमें से धारा जा रही है, यहाँ पे प्रतिरोध है, और इसके श्रेणी क्रम में हम अमीटर को जोड़ते हैं। अमीटर को ऐसे लिखते हैं, यही है अमीटर, पूरा मिला के ये अमीटर हो गया। अब श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसको लिख देंगे साथ में। ठीक है, फिर वोल्टमीटर वाला करते हैं। तो श्रेणी क्रम में अमीटर से हम क्या काम करते हैं, इससे धारा नापने का काम करते हैं। तो जब आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा होगा, तो वहां पे एक चीज बताई जाती है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें क्या होता है, अ, समान धारा प्रवाहित होती है और उनका विभवांतर अलग अलग होता है। तो जितनी धारा आई इसमें प्रवाहित होगी, क्योंकि इस सर्किट में, इस परिपथ में जो है, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी को हमें नापना है। तो जितनी धारा आर इसमें प्रवाहित होगी, वही धारा से मीटर से होकर गुजरेगा, तो वही धारा ये उसी धारा की रीडिंग बताएगी। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध शून्य होने से क्या फायदा होता है कि ये सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रभावित नहीं करता है। अगर इसका मान लो कुछ प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी है, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी, तो अगर इसका कुछ प्रतिरोध हो गया तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और कुछ ओवरऑल प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो बैटरी से निकलने वाली धारा का मान घट जाएगा। जिससे क्या है, हमें जो एक्चुअल धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वो नहीं मेजर कर पाएंगे। प्रतिरोध शून्य होने से जितनी धारा थी लगभग अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि जितनी धारा प्रतिरोध में जा रही, जो नापना है, वो पूरी पूरी धारा इसमें अमीटर से होकर जाए, तो उतनी हम धारा नाप सकेंगे। और प्रतिरोध शून्य होने से क्या फायदा होता है, ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो जो बातें आपने बताई उसको लिख लें। पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद मैं एक बार फिर से सेंटेंस एकदम आपको जो एग्जाम में लिखना है वो बता दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से ये फायदा होता है कि जो भी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है वो प्रभावित नहीं है, तो ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने से एक दूसरा ये काम होता है कि जो धारा हमें नापनी है वो पूरी की पूरी धारा अमीटर से होकर गुजरती है, जो अमीटर को जिसकी रीडिंग या फिर माप जो है अमीटर बताता है। तो ये 2-3 लाइन आपको बनाना है, बताना है, और चाहो तो ये फिगर भी बना सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला है उसको आप थोड़ा सा पॉज करके, स्लो करके पेज में लिखो जरूर, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर मूवी की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होने। एक बार जब आप चीजें लिख लेते हो ना, तो दिमाग में वो ज्यादा याद करने में ज्यादा आसान होता है। तो ये तो हो गया आदर्श मीटर का प्रतिरोध, और अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाए, आदर्श
वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाता है, ये इन्फिनिटी होता है, अनंत। क्यों ऐसा होता है? और इसको किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, पहले ये समझो। गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर है, और इसके जो है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध है। ये क्या है? उच्च प्रतिरोध। उसमें एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते थे, इसमें उच्च प्रतिरोध लगभग 1000 ओम का, जैसे रेंज की बनानी होती है उसी के हिसाब से प्रतिरोध हम जोड़ते हैं। तो उच्च प्रतिरोध हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम। अब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया, हमें इससे नापना क्या? अब ये बन गया वोल्ट मीटर। उच्च प्रतिरोध जोड़ने से क्या बन गया? ये वोल्ट मीटर। अब क्या करना है, इससे वोल्टेज नापना है। जैसे मान लो फिर से वही परिपथ बनाते हैं, यहाँ से आर, ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और ये बैटरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ का कुछ विभवांतर होगा, यहाँ का कुछ विभवांतर होगा, और इसके समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। जब आपको समांतर क्रम पढ़ाया गया होगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो आपको बताया गया होगा कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबका विभव सेम होता है। जैसे R1 है, R2 है, R3 है, इसमें जितने भी, यहाँ से एक बैटरी जोड़ दी है, वी वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई, तो सबका विभवांतर, सबके सिरों के बीच विभवांतर वी होगा, वी होगा, वी होगा, ये वी वोल्ट से जुड़े हैं, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है। अब कैसे होता है वो पूरा डिटेल में यहाँ बताने का टाइम नहीं है, ठीक है? तो जितना विभवांतर यहाँ पे होगा वही हमें नापना है। तो वही चीज ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ेगा तो वही विभव यहाँ जाएगा। अब होता क्या है, क्यों इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसका प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, मतलब हाई क्यों होता है, अनंत क्यों कर दिया जाता है? ताकि जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से करंट निकलेगा, धारा इधर जाएगी, इसमें उच्च प्रतिरोध होने से फायदा क्या होता है, सारा का सारा, बहुत मतलब लगभग पूरी धारा इसी प्रतिरोध से होकर जाती है, परिपथ से होकर जाती है, इसमें कोई जो है धारा नहीं जाती, लगभग शून्य हो जाती है अगर आदर्श है तो। ये तो थोड़ा बहुत जाता है, लगभग जैसे 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर इसमें से होकर गुजरता है। लेकिन अगर आदर्श की बात करें तो ये फिर अनंत हो जाएगा इसका प्रतिरोध, और अनंत हो जाएगा तो इससे कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, सारी की सारी धारा इससे प्रवाहित होगी। हमें चाहते क्या है कि हम वोल्टेज भी इसका नाप लें और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव, क्योंकि अगर धारा बदल गया तो यहाँ का विभव बदल जाएगा, फिर जो नापेंगे हम वो एक्चुअल विभव नहीं होगा जो यहाँ का है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्यों, क्या लिखेंगे कि वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में विभव समान होता है, शून्य नहीं, विभव समान होता है। तो जितना परिपथ में विभव होगा वही विभव वोल्टमीटर का होगा, वो रीडिंग में वही हमें बताएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है उच्च प्रतिरोध होने से क्या फायदा होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होने से वोल्ट मीटर से होकर कोई धारा नहीं गुजरती है, वोल्ट मीटर में धारा लगभग शून्य होती है, और इससे परिपथ की धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो एग्जैक्ट विभव यहाँ है वही बताएगा। अगर परिपथ में इसमें वोल्ट मीटर में धारा चली गई, जाने से क्या होगा, अब यहाँ पे धारा कम हो जाएगी और यहाँ का विभव कम हो जाएगा, तो ओवरऑल विभव कम बताएगा। तो जो हम एक्चुअल विभव नापना चाहते हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। उच्च होने से सारी धारा इसमें से गुजरेगी, जो भी विभव होगा वो विभव वोल्टमीटर बताएगा। अब ध्यान से इसको, जो जो मैंने बोला है, 2-4 लाइन कम से कम सेंटेंस बना के लिख लो और ये बना दो। इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है। आप चाहे तो ये चीज दिखा सकते हैं कि ये परिपथ है हमारा और इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा है, जैसे उसमें श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ा था। ठीक है, तो आपको लिखना है इसमें से, मैं सारी चीजें लिख नहीं सकता, बोल दिया है मैंने, लिख लो उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का खाकर है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है एवं प्रतिरोध 10 ओम है, या 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। इस परिपथ में व्यय औसत शक्ति की गणना करनी है हमें। तो क्या करेंगे, प्रेरकत्व तो दिया है, देखो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में आपने औसत शक्ति की फार्मूले पढ़े होंगे, व्यय औसत शक्ति या फिर व्यय शक्ति की फार्मूले पढ़े होंगे। तो एक तो देखो क्या होता है उसमें, जो फार्मूले आपने करंट वाले में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में 3 फार्मूले होते हैं, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और पी बराबर वी आई। वही सेम चीज यहाँ पे होती है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है, एक नया टर्म आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। यहाँ पे क्या हो जाता है, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर की जगह पे जेड आ जाता है, cos फाई, और पी बराबर आई स्क्वायर
जेड कॉस फाई आ जाता है, और पी बराबर पी आई जेड, पी आई जेड नहीं, इसमें कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक है, वो निकालना है हमें। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करें? और ध्यान देना, जो अगर वी आर एम एस यहाँ पे वोल्टेज यूज करेंगे तो इसको वी आर एम एस, वर्ग माध्य मूल विभव यूज करेंगे। धारा भी आई आर एम, आर एम एस, ये आर एम एस, और ये आर एम एस, आर एम एस, सारी चीजें हम वर्ग माध्य मूल यूज करते हैं इसमें फार्मूले में। तो क्या क्या दिया है हमें? प्रेरकत्व तो दिया है, प्रतिरोध दिया है 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट। अब यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है वर्ग माध्य मूल है, तो हम वही मान के चलेंगे जो भी दिया है, वो वी आर एम एस बराबर दिया है 6.5 वोल्ट। और क्या दिया है? प्रेरकत्व तो दिया है एल बराबर 0.4 हेनरी, और प्रतिरोध दिया है 10 ओम, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी गई है 30 हर्ट्ज। ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई। कौन सा फार्मूला यूज करें? देखो वी तो दिया है, वी होना चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, इसमें वी है नहीं। और जेड निकाल सकते हैं हम, आई निकालने की जरूरत नहीं, तो यही वाला फार्मूला हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं इन दोनों को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? वी तो दिया है, जेड निकालना होगा और फाई निकालना होगा। तो कॉस फाई बराबर होता है, कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड, ठीक है। इसके लिए भी, कॉस फाई के लिए भी जेड निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इधर ध्यान देंगे, जेड निकालने पर फोकस करेंगे। जेड बराबर क्या होता है? क्या क्या यूज हुआ है इसमें? प्रतिरोध यूज यूज हुआ है, और इंडक्टेंस प्रेरकत्व यूज हुआ है। तो कौन सी सर्किट है? एलआर सर्किट है, और इसके लिए क्या हो जाता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल निकालने के लिए क्या होता है? एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ये प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है, जिसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, एक्स एक्सएल को। तो ओमेगा कितना होता है? अब ओमेगा भी तो नहीं दिया है, तो ओमेगा का फार्मूला लगाते हैं 2 पाई एफ एल। सीक्वेंस से देखते जाओ और इसको तैयार कर लो। 2 पाई एफ एल। अब सारी वैल्यू पता है, आवृत्ति दी गई है, प्रेरकत्व तो दिया गया है। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14, और आवृत्ति कितनी दी गई है? 30 हर्ट्ज, और एल कितना दिया है? 0.4 हेनरी। इसको मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई, जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो कर लो, लेकिन यहाँ से तरीका ये है कि एक अंक पे दशमलव है और एक जीरो है, तो ये जीरो और ये दशमलव गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। 4 × 3 = 12, और इसको 2 स्टेप में करो, एक साथ करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। 3.14 गुणे 2 करोगे तो ये 6.28 हो जाएगा, और गुणे 4 × 3 = 12। अब फिर से इसको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 12×8 = 96, 12×8 = 96, 9 बचा है कैरी, 12×2 = 24, 6 × 3 = 33, 3 बचा है, 12×6 = 72, 3 = 75, 2 अंक पे दशमलव, 75.36 ओम है। तो प्रतिघात, प्रतिरोध है, तो मात्रक क्या होगा? ओम। अब जो है हमें एक्सएल पता चल गया, आर तो दिया है, तो जेड निकाल लेते हैं। जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल निकाल लिया, क्योंकि हमें प्रतिरोध की, देखो शुरू से हमें जो निकालना है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। हमें पावर चाहिए था, पावर के लिए हमें जेड की जरूरत पड़ी, तो जेड निकालेंगे। या फिर कॉस फाई भी चाहिए, पावर फैक्टर जैसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक भी चाहिए, तो उसके लिए भी जेड की जरूरत हो। तो ओवरऑल जेड पहले निकालते हैं, फिर कॉस फाई निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे, मिल जाएगी। तो आर स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, प्रतिरोध 10 दिया है, एक्सेल कितना है? 75.36 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा? 75.36 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 56, लगभग 5679। ये हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5679। कैलकुलेशन कैलकुलेटर कैलकुलेटर से क्या, तुम्हें तो एग्जाम में करना है तो खुद ही करना, एक बार ट्राई जरूर करना खुद से। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 100 प्लस 5679, ये हो जाएगा 5779, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 76.02, 76.02 ओम। ये आ गई जेड की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले कॉस फाई निकालते हैं, फिर इसमें रखेंगे। तो कॉस फाई बराबर क्या होता है? आर बाई जेड। तो आर कितना दिया हमें? 10 ओम, और जेड कितना आया है? 76.02। इसको डिवाइड कर लीजिए, कर देता हूँ मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ। बाकी तुम लोग खुद से करना, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एग्जाम में अलाउ नहीं है कैलकुलेटर में। 0.1315 ये आ जाएगा कॉस फाई की वैल्यू, पावर फैक्टर की। अब इस फार्मूले में फाइनली हम निकालेंगे P इक्वल टू 20 आर एम एस का स्क्वायर, ये जो दिया गया है हमें, पी आर एम एस ही दिया है, 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर
अपॉन जेड की वैल्यू कितनी 0.1315, तो कॉस फाइव की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू ये है 76.02 और इंटू कॉस फाइव की वैल्यू है 0.1315। इसका स्क्वायर कर लो, चलो इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। 6.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 25 और 5 के 30 2 32, 6 पंचे 30, 36 3 39, 5 2 12 4 42.25, तो इसको हम लिख लेंगे 42.25 बटे 76.02 गुणे 0.1315, दशमलव हटा दो। 4225 में भाग करो इससे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। 4225 में किससे भाग करेंगे, 7602 से, 7602 से पहले तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे। चाहो तो यहाँ से गुणा कर लो फिर भाग करो, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा लंबा पड़ेगा आपको, तो पहले भाग कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ, दशमलव लगाओगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 42,000 अब कितनी बार जाएगा, 7 छक्के 42, 6 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 602 का 42,000 तो ऐसे हो जाएगा, 602 5 बार कर लो। भाग करना सीखो, ये खुद करना है तुम्हें। 5 दूनी 10 और 5 में से 1 हो जाएगा, फिर 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 35 3 30, 6 बार ले जाते तो ज्यादा हो जाता, 7 छक्के 42 और 250 बचता, तो 602 तो वैसे भी ज्यादा हो जा रहा है। कितना आ जाएगा, जीरो 5 में से 1 गया 4, 2 12 में से 8 गया 4, फिर से एक जीरो बढ़ाओगे 42,400 हो जाएगा, फिर से 5 ही बार जाएगा तो 0.55 कर दो उसको, 0.55 इंटू 0.1315, मल्टीप्लाई कर लो इसको। मल्टीप्लाई कर लो, ये कर दे रहा हूं मैं, 0.1315 इंटू कितना 0.55 कर लो। 5 बच्चे 25, 5 1 के 5 2 7, 5 3 15 और 5 1 के 5 1 6, बस यहीं तक करो। फिर से ये 5 से करना है तो फिर से यही लिख दो, 5 7 5 6 जोड़ दो, 5 7 5 12 और 7 5 12 1 13, 6 5 11 1 12 और 1 7, कितने अंक पे दशमलव, 4 इसमें 2 इसमें, 3 2 5 1, 6 अंक पे लगाना है, 4 2, देख लो दशमलव कितने अंक पे, 4 इसमें है 2 अंक इसमें, 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 ही अंक है, एक जीरो बढ़ा के दशमलव लगा लोगे, कितना आ जाएगा 0.07235, यानी वाट पावर है ना, विद्युत शक्ति, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। या फिर इसी को अगर थोड़ा सा 10 की पावर में लिखना चाहते हो तो 7.23, 5 बार छोड़ दो तो फिर 2 10 टू द पावर कितना है, देखो कितने अंक ले गए हैं, 2 अंक इधर ले गए हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, टू द पावर माइनस, ठीक है, 7.23, तो ये 25 भी लिख सकते हो, यही आएगा। सही किया है ना कैलकुलेशन, देख लेना कैलकुलेशन वैसे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का गा, कह रहा मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए, इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, विस्थापन धारा कहाँ ये प्रवाहित होती है। अगर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, तो थोड़ा सा और ये अगर फिगर बना दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ये संधारित्र पढ़ा है कि आपने, संधारित्र के प्लेटों के बीच में प्रवाहित होती है, सबसे पहले बात ये, संधारित्र एक लिख दिया हमने, इससे बैटरी को जोड़ दिया। अब जब इसको चार्ज करते हैं, यहाँ पे मान लो एक की लगा दिया आपने, स्विच, जब स्विच को क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी और ये जैसे ही चार्ज होगा ये धारा बंद हो जाती है। तो जब चार्ज होते समय क्या होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस, प्लस से जुड़ा है माइनस से, तो जितना चार्ज इस पे प्लस आता है उतना माइनस में आता है। तो एक समस्या यहाँ पे ये थी कि ये प्लेट तो जुड़ी नहीं हुई, सर्किट बीच में ब्रेक है, टूटी हुई है, पूरा परिपथ पूर्ण ही नहीं है, तो धारा कैसे प्रवाहित होती है। मैक्सवेल के विस्थापन धारा से ये भी समस्या दूर हो गई। और जैसे जैसे इस पर आवेश बढ़ता है,
हालांकि बहुत तेज बढ़ता है, ये लगभग मिली सेकंड में चार्ज हो जाता है। जैसे जैसे आवेश ये बढ़ता है यहाँ पे, वैसे वैसे इन प्लेटों के बीच में जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वैद्युत क्षेत्र बदलने से क्या हुआ कि यहाँ पर देखा उन्होंने, मैक्सवेल ने यहाँ पे कंपास वगैरह रख के देखा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था। वैद्युत क्षेत्र बदलने से क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो जा रहा था। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, यहाँ एम्पियर का नियम लगाते तो यहाँ पे कोई धारा है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई धारा नहीं है बीच में ना। और एम्पियर का नियम के हिसाब से तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होना चाहिए, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम बताया है ना, इसी में था शायद 1 नंबर वाले क्वेश्चन में या 2 नंबर में। तो एम्पियर के नियम से तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे हो रहा था। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किससे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा से, तब तक यही मान्यता थी। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने एक धारा की कल्पना की लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसको उन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा, आईडी, विस्थापन धारा। क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और तब तक उस टाइम तक लोगों के दिमाग में यही था कि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ वैद्युत धारा से उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक कल्पना की, बताया कि यहाँ पे विस्थापन धारा है, एक धारा है जिस धारा का नाम उन्होंने विस्थापन धारा रखा। ये आप कहानी बता सकते हो, जितना इसके जितना भी जो भी आपको समझ में आए वो लिख सकते हो। अगर एक्चुअल विस्थापन धारा की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिख सकते हो, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तित, क्योंकि देखो आवेश बढ़ रहा था, जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का मान बढ़ रहा था। तो हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा था। वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्यों बना, क्योंकि वहां पे एक धारा की कल्पना की गई। अब लिखो, लिखो इसमें विस्थापन धारा में क्या लिखोगे कि किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण एक धारा उत्पन्न होती है। एक धारा की कल्पना की मैक्सवेल ने, इसी धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इतना आपको लिखना है। और जो भी चीज, और आगे लिख सकते हैं, यह धारा संधारित्र के प्लेटों के बीच में प्रवाहित होती है। इससे जो है संधार, ये जो परिपथ का, क्या बोलते हैं इसको, परिपथ जो यहाँ पे टूट रहा था उसकी समस्या इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट। परिपथ की संतत, क्या बोलेंगे, लगातार निरंतरता, परिपथ की निरंतरता की समस्या की दूर होगी इस धारा की कल्पना से। परिपथ की निरंतरता की समस्या दूर होगी। अब आगे क्या लिखोगे, उसमें समीकरण लिखने को कहा है, तो आईडी बराबर होता है, आईडी बराबर क्या होता है, आई सी, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, फाई ई क्या है, ये है वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो वैद्युत फ्लक्स बदलेगा, वहीं से ये धारा की वो होगा। जैसे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में पता नहीं होता है या नहीं होता है, यहाँ पे हवा में धारा कैसे प्रवाहित होगी। तो लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उन्होंने विस्थापन धारा की तुलना की। अब चालन धारा क्या होती है, देखो विस्थापन धारा तुम्हें समझ में आ गया, जो भी बोला मैंने उसको लिख देना। अगर बना सकते हो, याद है तो फिगर बना दे तो और अच्छी बात है। जितनी ज्यादा देखो फिगर पे बहुत ध्यान दिया करो। फिजिक्स में क्या है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लिख रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी फिगर आपको याद है तो उसको जरूर बनाओ। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, पेंसिल है तो पेंसिल, नहीं तो पेन से ही बना दो। और थोड़ी सी स्केल वगैरह यूज करो, बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना हो, साफ हो थोड़ा सा। और बना दोगे ना फिगर, देखने से एग्जामिनर समझ जाता है कि अगर जब तुमने ये फिगर बना दिया ना तो फिर वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, हाँ इस बच्चे को आता है ये चीज। तो फिर बहुत ज्यादा वो टाइम नहीं लेता है और पूरे नंबर दे देता है तुम्हें। तो कोशिश किया करो फिगर जरूर बनाओ जितने भी क्वेश्चन है। चालन धारा क्या होता है, देखो इस धारा जो तार में जो धारा प्रवाहित, जो यहाँ से बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसको चालन धारा बोलते हैं, आईसी, कंडक्शन करंट। अब ये क्या होता है, इसके जितना आईसी होता है ना, ये देखा गया उतना ही आईडी होता है, क्योंकि जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बन रहा था उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बन रहा था। तो आईसी बराबर आईडी होता है। इसलिए दोनों में कोई भी, दोनों में जितना धारा यहाँ पे, क्योंकि धारा तो पूरी वही प्रवाहित हो रही है सर्किट में ना, यहाँ पे आईसी है तो यहाँ भी आईसी होगा। और तो क्या बीच में कम थोड़ी, कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, वही धारा यहाँ भी होगा। और यहाँ वाली धारा को, प्लेटों के बीच वाली धारा को आईडी बोला गया। तो आईसी बराबर आईडी होता है। और अगर दोनों धारा सेम है तो उनके बीच में कलांतर कुछ नहीं होता है। आईडी व आईसी तुम पूरा लिखोगे, विस्थापन धारा आईडी व चालन धारा आईसी के बीच कलांतर, के बीच कलांतर शून्य होता है। बीच कलांतर शून्य होता है। क्यों होता है ये चीज समझा दी, पाई बराबर 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घा। अच्छा, 5 का घा का अथवा वाला करा रहा हूं मैं। और इसका जो घा वाला है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं दर्शाइए। तो ये वाला क्वेश्चन शायद पिछले सेट में था, किस में था ये? हाँ, पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था। पिछले सेट में, सेट वन में जाओगे, 2024 के सेट वन में जाओगे और क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा। पहला है दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, सेट टू पार्ट टू में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेम क्वेश्चन है। व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संतोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो ये सेम क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में, इसके इसके पिछले नहीं, 2024 के सेट वन के पार्ट टू में आप चले जाना, वहां पे मिल जाएगा। और इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो इसका जो अथवा वाला पार्ट है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो इसको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, घा वाला व्यतिकरण वाला, तो वो पिछले 2024 के सेट वन में मिलेगा। चलिए, तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, देखो पहली बात तो ये समझ लो, प्रकाश दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं आध्रुवित प्रकाश, एक को अध्रुवित प्रकाश। प्रकाश होता है कैसे, बना कैसे है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है परस्पर लंबवत दिशाओं में कंपन कर रहे होते हैं। तो अगर अध्रुवित प्रकाश, सबसे पहले अगर ध्रुवण समझना है तो अध्रुवित प्रकाश हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो प्रकाश इधर चल रहा है, ये तरंग संचरण की दिशा हो गई, इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहा होता है। वैद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहा होता है, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र का आयाम समान रूप से सभी दिशाओं में कंपन कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अध्रुवित प्रकाश। अब क्या होता है, इसका ध्रुवण कैसे होता है, प्रकाश का ध्रुवण, जब देखो एक विशेष युक्ति होती है जिसे हम पोलराइड कहते हैं। समझ लो एक ऐसे डिवाइस, डिवाइस तो नहीं है, अभी आगे उसके बारे में समझाता हूँ आपको। पोलराइड से जब होकर गुजारते हैं किसी विशेष युक्ति, आप पहले तो ये लिखेंगे कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहा हो, उसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष युक्ति जैसे पोलराइड से होकर गुजारते हैं, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र सिर्फ एक ही दिशा में कंपन कर रहा होता है, एक ही दिशा में उसका कंपन बचता है, जिसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो पूरा लिख लेना आप, जैसे मान लो ये पोलराइड है, पोलराइड में ऐसे चेन मॉलिक्यूल होते हैं, आगे बताएंगे, इसको सिद्धांत भी बताना है। तो यहां से जब होकर गुजरेगा तो सारे जो इसके समांतर हैं, जो ऐसे मैंने चेन बनाया है उसके समांतर हैं, वही वाले गुजरेंगे, बाकी सब जो है आपको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो अब ये जो प्रकाश बचा है, देखो इसको एक ही दिशा में वाई अक्ष में इसका वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवित प्रकाश। ये बना देना, ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश था, इसको पोलराइड से होकर गुजारा, ये क्या बन गया, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र का कंपन एक ही दिशा में, यहाँ सभी दिशाओं में कंपन था तो इसको अध्रुवित प्रकाश, यहाँ एक ही दिशा में कंपन है तो उसको ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को पूरे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश था, ध्रुवित प्रकाश बना दिया, तो ये हो गया प्रकाश का ध्रुवण। अब कह रहा है पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख करो। तो सिद्धांत क्या होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे इसे, चयनात्मक अवशोषण। चयनात्मक अवशोषण, इसको क्या, या फिर एक डाइक्रोम करके भी होता है, ये लिख दो बस आप। चयनात्मक अवशोषण, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या होता है कि इसमें जो है एक चैन मॉलिक्यूल होते हैं, श्रृंखलाबद्ध अणु होते हैं। इसमें लिखेंगे कि यह जो है पोलराइड चयनात्मक अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चयनात्मक अवशोषण में क्या होता है, इसमें जो है एक श्रृंखलाबद्ध अणु की पतली परत यूज होती है, बहुत पतली सी फिल्म यूज होती है, जिसमें क्या होते हैं, ये उसके अणु एक विशेष दिशा में अलाइन होते हैं, संरेखित होते हैं। इसमें लिखेंगे कि इसमें एक श्रृंखलाबद्ध अणु, जैसे इसको बोला जाता है, एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, हेपेथाइट। हेपेथाइट ही होता है ना, हेपेथाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अणु लिखेंगे आप, इसमें जो है एक श्रृंखलाबद्ध अणु हेपेथाइट का उपयोग किया जाता है, जिसके अणु एक विशेष दिशा में संरेखित होते हैं। तथा अब क्या होगा, जब अध्रुवित प्रकाश आता है तो जो उस, जैसे मान लो ये मैंने बनाया, एक इस दिशा में संरेखित है सभी अणु, तो इसके संचरण अक्ष के, इसको बोलते हैं संचरण अक्ष,
संचरण अक्ष के समांतर जो प्रकाश है उसको गुजरने देगा, बाकी सबको ये अवशोषित कर लेता है, जिससे इधर जो मिलता है वो ध्रुवित प्रकाश मिलता है। तो ये सिद्धांत होता है। कौन सा सिद्धांत? चयनात्मक अवशोषण, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। श्रृंखलाबद्ध अणु मॉलिक्यूल या फिर तत्व पदार्थ एपेथाइट का उपयोग करते हैं। इसके अणु एक विशेष दिशा में संरेखित होते हैं तथा उस संरेखित दिशा के समांतर जाने वाले प्रकाश को ये गुजरने देता है, बाकी सभी प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है। उस दिशा के समांतर गुजरने वाले को निकलने देगा, तो ये ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। ये हो गया इसका सिद्धांत। आप सिद्धांत लिख दिया आपने। अब इसको सिर्फ इतना मत लिखना, आप चयनात्मक अवशोषण पूरा लिखना कि पोलेराइड चयनात्मक अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है? एपेथाइट होता है, जिसके अणु एक श्रृंखलाबद्ध, बार बार वही बोल रहा हूँ, और हो रहे होगी, थोड़ी सी आदत है बार बार बोलने की, ठीक है? थोड़ा सा इसको झेलो तुम। अब जो है क्या करना है हमें? पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग लिखना है। उपयोग क्या क्या उपयोग होंगे? उपयोग में आप लिख सकते हो, सबसे पहले आपके जो सन ग्लेयर ग्लासेस होते हैं, मतलब जो धूप वाले चश्मे होते हैं, काले चश्मे होते हैं ना, तो उन धूप के चश्मों में, पहला तो लिख लो, धूप के चश्मों में बहुत सारे उपयोग हैं। धूप के चश्मों में इनका उपयोग होता है। धूप के चश्मों में इसमें क्या होता है? जो अध्रुवित धूप के चश्मों में क्या, जब तेज धूप होती है गर्मी के महीनों में, तो बहुत तेज हमारी आंखों पे चकाचौंध एकदम हो जाती हैं आंखें। तो उसमें क्या करते हैं, धूप के चश्मे लगाने से वो उनको पोलराइज कर देता है, ध्रुवित कर देता है, मतलब एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कंपन रह जाता है, तो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा तेज लगती नहीं है। और कैमरों के लेंस में यही सेम काम होता है। कैमरों के लेंस में, कैमरों के कैमरों के लेंस में क्या होता है? अगर बहुत तेज धूप है, अगर और लेंस में आपका पोलराइड नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे डालेंगे आप पोलराइड के उपयोग, और लेंस में पोलराइड नहीं यूज हुआ है, तो आप देखेंगे बहुत तेज धूप में जब आप फोटो खींचते होंगे, जो अच्छे क्वालिटी के कैमरे नहीं है उनमें पोलराइड नहीं लगा हुआ है, तो उसमें जो इमेज आती है, जो आपकी फोटो आती है, वो थोड़ी सी ब्लर टाइप की या फिर बहुत ज़्यादा लाइट उसमें दिखेगी, तो क्लियर इमेज नहीं बनता है। तो इससे क्या होता है, जब पोलराइड लगा हुआ है तो वो उसको ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है जो लेंस पे पड़ता है। इससे उस पे चकाचौंध नहीं बनती है और वो बिल्कुल साफ दृश्य खींचता है। ऐसे लिख देना आप। इसके बारे में लिखना ज़रूर, धूप के चश्मों में क्या होता है, मैंने बोला है उसको आप थोड़ा-सा वीडियो स्लो करके लिखते रहो। फिर दूसरा आप कर सकते हैं, हालाँकि 2 तो यही हो गया। आप लिख सकते हो कार की या फिर गाड़ियों की विंड स्क्रीन में, विंड स्क्रीन क्या बोलेंगे उसको? विंड स्क्रीन, कार की विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन क्या होती है? जो ड्राइवर के आगे या फिर आगे वाली सीट के आगे जो कांच लगा होता है उसको हम विंड स्क्रीन बोलते हैं। तो उसके बीच में बहुत पतली सी लेयर पोलेराइड की लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि रात में जो सामने से गाड़ियां आती हैं, जो लाइट पड़ता है, वो पोलेराइड, उससे हमारी आंखें चकाचौंध ना हो। नहीं तो आंखों पे क्या, डायरेक्ट वो गाड़ियों की लाइट पड़ती है तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और सामने का दिखता नहीं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब पोलेराइड यूज करने से देखा होगा आप, जब कार के अंदर बैठते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के जो हेलमेट होते हैं, जो महंगे वाले हेलमेट होते हैं, उनमें भी पोलेराइड का यूज होता है। जब आप बाइक चला रहे हैं तो सामने से आने वाली गाड़ियों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आंखों पर। क्लियर, सामने से गाड़ी आ रही है तब भी हमें दिखाई देता है। और अगर वही लो क्वालिटी का हेलमेट है, सस्ता वाला हेलमेट ले लिया आपने 500 वाला, फिर क्या होगा, आप सामने से गाड़ी आ रही होगी और बाइक से जा रहे हो तो पूरी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको सामने कुछ देर दिखेगा ही नहीं। उससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो गाड़ियों में, कार की विंड स्क्रीन में या फिर हेलमेट की स्क्रीन में ये भी लिख सकते हो, ठीक है? तो पूरा आप देखो, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन आपको जो भी सिलेक्टिव लगे, सिलेक्ट करके आप जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो चीज़ लिखते जाओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 5 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर हम फोटॉन या फिर प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अभी कह रहा है कि इसकी जो धातु की सतह है, इसको हम फाई से लिखते हैं, कार्यफलन इसका कितना दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम अगर एसआई यूनिट में जूल में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऊर्जा है ये, तो कितना हो जाता है, 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? 2.5 सॉरी 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। इसको जूल में बदल रहे हैं। क्यों जूल में बदल रहे हैं? क्योंकि हमें वेग संवेग निकालना है, तो ये मीटर पर सेकंड ऐसे करके निकालेंगे, तो सारी यूनिट हम एसआई यूनिट में कर लेते हैं।
कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 8 40 तो पे दशमलव, तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस ये आपका 5 हो जाएगा जूल। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसकी ऊर्जा निकालनी है। देखो क्या कर क्यों रहे हैं इसको हम? अधिकतम वेग निकालना है। वेग आता है गतिज ऊर्जा के फार्मूले में, और आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर पढ़ा है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हम निकाल सकते हैं कि मैक्स आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बराबर ई माइनस फाइव। ठीक है, इसको लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर। अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो वेग भी अधिकतम होगा, मैक्सिमम, और ई माइनस फाइव कर लेंगे यहाँ से। फाइव हमें दिया गया है और ई निकालना है। तरंग दैर्घ्य दिया है तो चलो यहाँ पे ई निकाल देते हैं पहले। ई बराबर क्या होता है? एस सी बाई लैम्डा, फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो ई बराबर लैम्डा को हम नैनोमीटर में दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 10 कर लेंगे, पूरे 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, ये भी आपके पेपर में दिया रहता है। पूरे सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की घात 8 प्रकाश की चाल, और बटे लैम्डा कितना हो जाएगा? 4000 गुणे 10 की घात माइनस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पहले 10 की पावर को हम हैंडल कर लेते हैं, फिर जो है इसको हैंडल करेंगे। ये 3 जीरो है मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा। 10 माइनस 7 और 10 माइनस 3 तो माइनस 7। तो ये 10 की घात माइनस 7 नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 7 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा। 10 की घात 15, देख लो मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फिर से एक बार जल्दी से। 10 की घात 3, 10 की घात माइनस 10, तो माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, माइनस 7 ऊपर गया तो प्लस 7, 7 और 8 15, 10 की घात 15 और 10 की घात माइनस 34, तो माइनस 34 और 15 कितना हो जाएगा? 34 प्लस 15, तो ये तुम्हारा 24 और 10 की घात माइनस 19 बचे। कितना हो जाएगा? यही तो होगा। तो ओवरऑल ये क्या बचेगा? देखो 6.63 गुणे 3 ये बचा हुआ है, बटे 4 ये बचा हुआ है, गुणे 10 की घात माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 से इसको काट लो पहले, अब फिर मैं मल्टीप्लाई करना। 4 इक्के 4, 2 बचा, 26 हो गया। 4 छक्के 24, फिर 2 बचा, 23 हो गया। 4 चौके 16, हाँ सॉरी 4 पंचे 20, 3 बचेगा। 4 सते 28, बस इतना करो। 2 पे दशमलव लगा, फिर दशमलव कहाँ लगा दिए? यहाँ पे दशमलव लग गया, एक अंक थोड़ा नहीं बोला। 1.65 इतना रहने दो, भाग करके देख लेना। 1.65 आगे भी आएगा, 7 आएगा, चाहो तो लिख दो या फिर रहने दो, चलो लिख ही देते। ई बराबर, अब 3 से इसे गुणा कर लो। 3 सते 21, 3 सते 21, 2 बचा कैरी, 3 बचे 15, 15 दो 17, और 3 छके 18, एक 19, फिर एक कैरी बचा, 3 इक्के 3 एक 4, एक पे दशमलव, 4.971 गुणे 10 की घात माइनस। ठीक है, वैसे 2 अंक तक करो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे आ जाओ। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर ई माइनस फाइव, ई कितना आया है? 4.971 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊर्जा है तो ये भी जूल में ही रहे। माइनस पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 4 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसमें 10 की घात माइनस 19 कॉमन ले लो, यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। 10 की घात माइनस 19 दोनों में है, कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 की घात माइनस 19 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा है? 4.971, 4.971 माइनस 4, कितना बच जाएगा? यहीं पे लिख दे रहा हूँ, है ना। 4.971 में से 4 घटाओगे तो 0.971 बचेगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये पूरे 10 की घात माइनस 19, ये बचेगा आपका। अब वी मैक्स निकले, वी मैक्स का स्क्वायर, आपको उधर ले जाओ, 2 से गुणा, 2 नीचे यहाँ भाग हो रहा है, 2 उधर गुणा हो जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, तो जीरो, 2 गुणे 0.971 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपॉन एम नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे अब। इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको।
चलिए, कहाँ से शुरू करें? 10 की घात से शुरू करें? तो 10 की घात माइनस 31 ऊपर जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा। और 31 में से 19 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 बचेगा, 11, 11 नहीं, 12, 30, 19, एक 20 और 12, 10 की घात प्लस 12 होगा, माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 10 की घात 12। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो है सॉल्व करने वाली चीज है। पहले 2 से गुणा कर लो, 2 1 के 2 और 2 सत्ते 14, एक बचा है, दोनों 18 एक 19, 3 अंक पे 10 में 1.942 अपॉन 9.1 10 पावर 12। अब इसको सॉल्व करो और फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे। b कितना आ जाएगा, में भाग कर लो, कहाँ पे भाग कर दे, इधर कर दे। देखो, यहाँ पे भाग करने का तो क्या तरीका है, 3 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे, 2 जीरो बढ़ाओ और दशमलव हटा दो, फिर 1942 बचेगा, 1942 डिवाइडेड बाई 9100, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 19,420 हो गया। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 91, 9 दूनी 18,200 हो जाएगा, 18,200, जीरो, दो, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर से दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाओगे, 12,200 हो गया, तो एक बार जाएगा, बस इतना, थोड़ी देर रहने दे। 0.21, 0.21 टू 10 टू द पावर 12, ये आ गया। अब अभी ये वी मैक्स का स्क्वायर है, तो हमें अधिकतम वेग निकालना है, तो ये जाएगा अंडर रूट 0.21 इंटू 10 की पावर 12, 10 की घात 12। अब इसका वर्गमूल कैसे, ध्यान देना है, वर्गमूल कैसे निकालोगे, 10 की घात 12 का तो निकल जाएगा 10 की घात 6, अगर वर्गमूल के अंदर पावर है तो उसका आधा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 की घात 6। अब 0.21 का कैसे निकालोगे, तो देखो, मैं एक तो आपको जनरल तरीका जो बच्चे यूज करते हैं वो निकाल सकते हो, या फिर अप्रॉक्स वैल्यू मैंने निकालना बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, एक बार फिर से यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। 0.21 का निकालना है तो पहले इसे दशमलव हटाओ, तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, इसे 100 से गुणा करोगे, दशमलव हट जाएगा, नीचे 100 से भाग, दशमलव हट गया, 21/100 हो गया, 100 का तो हो जाएगा 10, और 21 का कितना होगा, तो 21 का निकालने के लिए इसका जो सबसे क्लोजेस्ट, ध्यान से देखना, पूर्ण वर्ग संख्या इससे पहले 16 है, तो 16 का होता है 4, प्लस 21 से 16 कितना कम है, 16 5 21, ध्यान से देखो, 4 चौके 16 और 5 21, 5/4 का दो गुना कर देते हैं 8। अब कितना हो जाएगा, 4 प्लस, यहाँ पे करोगे तुम, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 8 छक्के 48, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा, 4.625, 5/8 को सॉल्व करना, 0.625 हो जाएगा, 4.625, कैलकुलेशन आनी चाहिए भैया, सारा खेल कैलकुलेशन का है इन सब सवालों में। कॉन्सेप्ट तो टीचर तुम्हें किसी तरीके से समझा ले जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि सिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा सिखा पाएँ, लेकिन अगर आपका बेसिक बिल्कुल गुणा भाग पहाड़े नहीं याद है आपको, स्क्वायर रूट करना नहीं आता है, तो फिर वो कहाँ तक सिखाएगा टीचर। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स ज़्यादातर बच्चों को टफ इसीलिए लगती है, उनकी कैलकुलेशन वीक होती है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करो, थोड़े से गुणा भाग, नंबर का गुणा भाग करना शुरू करो, स्क्वायर रूट याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, टेबल बहुत फ्लो में याद होना चाहिए एकदम। तो कितना आ गया, 4.625, इसका वर्गमूल कितना आ गया, अच्छा, अभी इसका नीचे क्या होगा, 100 का वर्गमूल 10 भी होगा, है ना, अरे 21.21 का, 21 का आ गया 4.625, और 100 का नीचे 100 भी तो है, 100 का वर्गमूल 10 होगा, अब 10 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.46, ठीक है, 4625, दो डिजिट तक लिखो, इतना काफी है, 0.46, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे दशमलव लगाओगे 4.6, ये वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे घटेगा, गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये आपकी ठीक, हम 4 दिख रहा है यहाँ तक। चलो, कैलकुलेशन देख लो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, वैसे नहीं आपको 3 नंबर फ्री में दे देगा एक छोटा सा फार्मूला लगा के। आगे क्या कह रहा है, संवेग निकालने के लिए, संवेग क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी, द्रव्यमान, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, दिख रहा है यहाँ तक, 31, और गुणे वेग कितना निकाला है हमने, 4.6 गुणे 10 की घात 5, पूरा कर लो भैया, कितना आ जाएगा,
यहाँ पे कर दें तो ना 9.1 इंटू 4.6 तो 6 और 6 9 54 4 1 4 4 9 36 6 4 4 8 6 5 11 3 1 4 2 अंक पे दशमलव 40.86 40.86 गुणे 10 की घात -31 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा ये 26 -26 इसका मात्रक क्या होता है संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है यहाँ तक ठीक है दिख रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आप चाहो तो एक अंक दशमलव यहाँ पे लगा के इसको बढ़ा सकते हो -25 कर लो 4.186 गुणे 10 घात -25 कर सकते हो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया लॉन्ग आंसर वाले बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक यू